एक प्रश्न जो स्वाभाविक है। अगर आपने दुनिया की अलग-अलग भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद किया है, तो क्या आपको वो भाषाएँ आती हैं? हमने अनुवाद किया है स्पेनिश से। हाँ, तो आती है? हाँ, ज़ोरदार तालियाँ भई, ये तो गलत बात है यार। स्पेनिश में हमने पीएचडी किया है। स्पेनिश हम 20 साल अरे से बाबा पढ़ा रे रहे बाबा! हैं, तो स्पेनिश तो आती होगी। अरे बाबा! माफ़ी, माफ़ी, माफ़ी। मैं हमें पढ़े-लिखे लोगों से बहुत डर लगता है और आप दोनों ही बहुत पढ़े-लिखे हैं। आशुतोष जी, सरकारी अनुवाद सरकारी मैनुअल्स का अनुवाद, उसके लिए क्या कुछ ख़ास लोग होते हैं अनुवादक या जो हमारे बच्चे हैं आज के जो अनुवाद करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं? देखिए, भारत सरकार ने तो एक आयोग उन्होंने बना रखा है। उसे कहते हैं कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। वो है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। तो उसके अलावा उनकी तैयार की हुई प्रशासनिक शब्दावली भी है। क्योंकि सरकारी काम की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह के एक्सप्रेशंस का, अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत स्टीरियोटाइप्ड होती हैं। मतलब एक रटा रटाया एक फिक्स पैटर्न है उनका। उसमें कोई नयापन नहीं होता, आप उसमें कोई इनोवेशन नहीं करते अपनी तरफ से। कई बरसों से जो जिस तरह की अभिव्यक्तियाँ चली आ रही हैं वो जारी रहती हैं। तो उसके लिए उनके अपने शब्दकोश हैं, अपनी शब्दावलियाँ हैं और उन्हीं का प्रयोग करते हैं। हर सरकारी दफ्तर में आपको एक हिंदी राजभाषा का एक सेल मिलेगा, एक डिपार्टमेंट मिलेगा जो इस अनुवाद की दिशा में काम करता है। जितने सरकारी चाहे पत्रिकाएं हों, चाहे डॉक्यूमेंट्स हों, चिट्ठियां हों, पत्र हों, जो भी हों, उनके अनुवाद की जब बात आती है तो वो जो सेल है वो उस पर काम करता है और वो उसी मैनुअल की मदद लेते हैं या उसी शब्दावली की वो मदद लेते हैं। और ज़्यादातर जो तकनीकी अनुवाद हैं वो सारे भी उन्हीं शब्दावलियों की मदद से किए जाते हैं। मनीषा जी कहते हैं साहित्य, कला, संगीत की कोई सीमा नहीं होती। वो देश की, भाषाओं की, जात, धर्म की इन सभी सीमाओं से परे होता है और वो उन्मुक्त विचरण करता है इस साहित्यिक आकाश में। अ, कोई ऐसा संदर्भ जो आपको लगा हो, आपके मन को छू गया हो, अनुवाद करते हुए आपको याद रह गया हो, वहाँ के किसी कवि का, किसी लेखक का, किसी साहित्यकार का, हम चाहेंगे कि वो प्लीज़ आप सुनाएं। आ, इतना ज़्यादा है कि कौन सा वाला चुने। एक तो सबसे बड़े तो पाब्लो नेरूदा हैं। उनका अनुवाद करिए, उनको पढ़िए, वो अपने आप में ही छू जाते हैं। और हमारे ख्याल से वो तो अब सारी सीमाएं लांघ चुके हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, या हम इजिप्ट गए थे। पाब्लो नेरूदा को तो सब लोग जानते हैं, इतना अनुवाद उनका हुआ है। तो उनकी जो कविताएं हैं, उनका मुकाबला तो शायद मुश्किल। लव लव पोएम्स जो उनकी हैं, 20 लव पोएम्स, उस वो तो शायद सबसे ज़्यादा प्रकाशित कविताएं हैं। और क्या उनका बोले, मार्केस के नॉवेल्स हैं, तो उनमें भी ऐसे ऐसे अंश हैं जो लगता है कि जो लिखे गए थे 1969 के समय और आज भी हमारे समाज में ठीक बैठते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो हमारे समाज का आज भी विवरण है कि इतने सालों में समाज बदला है पर वैसा का वैसा है। और जो कुछ उन्होंने 1969-70 के दशक में लिखा था, वो आज भी हम अपने समाज में देख सकते हैं। चाहे वो लड़कियों, जैसे वो उनका एक उपन्यास है क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड, बहुत पतला सा है। और उसमें एक लड़की जो कि उसकी शादी होती है, शादी के रात ही पति उसको वापस छोड़ देता है कि ये कुंवारी नहीं है। तो इस तरह की तो चीज़ें, सिर्फ हमारे देश में नहीं है ये बात, ये सब जगह होता है, दुनिया भर में है। दुनिया भर में है। मतलब जो लड़की है, जो स्त्री है, उसे उसी के परीक्षा कंधों पे आदि सारी, अनादिकाल से हाँ, वो बेचारी परीक्षा उसी के दिए। कंधों पे जो है पूरे परिवार के जो मतलब रिस्पेक्ट है, पूरे परिवार का आदर है, वो उसी के कंधों पे तो टिका हुआ है। और पुरुष की स्वीकृति भी, पुरुष उसे वही, स्वीकार करेगा तो भी उसने एक ढांचा बना रखा है बिल्कुल। उसी के तो अंदर वो कर। चीज़ जो उन्होंने तब लिखी थी वो आज भी चल रही है, बदली तो है नहीं।